नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जिस किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में शोध अभिवृत्ति वाले यूनिट से 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं और ये हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 प्रोवाइड किया था जिसमें 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने शामिल किया था। वे सभी प्रश्न प्रैक्टिस सेट की तरह थे और उसी प्रकार से ये भी वीडियो आपका होने वाला है। इसमें जितने भी ये 50 प्रश्न हैं इसको आपको प्रैक्टिस सेट की तरह अटेम्प्ट करना है। मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा, ऑप्शन भी दूंगा और आपको कमेंट बॉक्स में सही जवाब देना है। इसके साथ ही साथ मैं क्वेश्चन को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब भी करूंगा जिससे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए ताकि आप आंसर आसानी के साथ दे पाए। और इसके साथ एक बात मैं और बताना चाह रहा हूं कि ये वीडियो आपको जो मई 2021 में एग्जाम आपका होने वाला है यूजीसी नेट का, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप जितने भी मैं वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं इस चैनल पे यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के लिए, तो आप उन सभी वीडियो को जरूर देखिएगा। निश्चित रूप से आपको उन वीडियो से हेल्प मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द क्रियात्मक अनुसंधान को चिन्हित करते हैं। तो आपको इन चारों विकल्पों में से क्या बताना है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो क्रियात्मक अनुसंधान को बताता है या क्रियात्मक अनुसंधान को चिन्हित करता है। पहला ऑप्शन है एक अनुप्रयुक्त अनुसंधान, दूसरा यहाँ पे बी ऑप्शन है तत्काल समस्याओं के हल के लिए किया गया शोध, और सी ऑप्शन है एक अनुदैर्ध्य अनुसंधान, और डी ऑप्शन है सिमुलेटिव अनुसंधान। तो इन चारों विकल्पों में से सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। तत्काल समस्याओं के हल के लिए किया गया शोध जो होता है उसे हम क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। आपको याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो तत्काल समस्याएं होती हैं उसके निदान के लिए या उस समस्या के हल के लिए जो अनुसंधान किया जाता है उसे ही क्रियात्मक अनुसंधान कहा जाता है। एक्शन रिसर्च इसको इंग्लिश में कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि प्राकृतिक अवलोकन विधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है कि प्राकृतिक अवलोकन विधि के संदर्भ में इन चारों विकल्पों में से कौन सा कथन सही है। पहला जो ऑप्शन है अव्यवस्था जैसी की प्रकृति में होता है, और बी ऑप्शन है नियंत्रित प्रयोग जिससे व्यवहार संबंधित कारक तत्वों को उजागर किया जा सके, और सी ऑप्शन है विषयों का उनके प्राकृतिक वातावरण में निरीक्षण करने के लिए, और उसके साथ डी ऑप्शन दिया गया यहाँ पर विषयों का जीवन के विभिन्न चरणों में साक्षात्कार करने के लिए। तो आपको इन चारों में से सही आंसर बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। विषयों का उनके प्राकृतिक वातावरण में निरीक्षण करने के लिए जो है प्राकृतिक अवलोकन विधि जो है किया जाता है, यहाँ पर आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ पर पूछा जा रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा व्याख्यात्मक अनुसंधान का एक रूप है जिसमें अनुसंधानकर्ता का कार्य एक सैद्धांतिक प्रतिरूप को विकसित करना है और फिर यह तय करना है कि व्यवहारिक रूप आंकड़े इस प्रतिरूप में कैसे उपयुक्त रहते हैं। इन चारों विकल्पों में से आपको सही आंसर बताना है इस प्रश्न के संदर्भ में। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, कारण प्रतिरूपण, जिसको इंग्लिश में कैजुअल मॉडलिंग भी कहा जाता है। प्रश्न में यही पूछा गया कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा व्याख्यात्मक अनुसंधान का एक रूप है जिसमें अनुसंधानकर्ता का कार्य एक सैद्धांतिक प्रतिरूप को विकसित करना होता है और फिर यह तय करना है कि व्यवहारिक रूप में आंकड़े इस प्रतिरूप में कैसे उपयुक्त रहते हैं। तो ये क्या होता है आपका कारण प्रतिरूपण के अंतर्गत। यहाँ पे ऑप्शन ए क्या है आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा जा रहा है कि बच्चों के पारिवारिक पालन पोषण का उनकी चिंता उन्मुखता पर क्या प्रभाव रहता है, इसका आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त शोध विधि है, आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से। तो देखिए पहला जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर विष्ट अध्ययन पद्धति। विष्ट का मतलब होता है केस स्टडी मेथड,
और बी जो ऑप्शन दिया गया है प्रायोगिक पद्धति, जिसको इंग्लिश में एक्सपेरिमेंटल मेथड कहा जाता है, और सी ऑप्शन है सर्वेक्षण पद्धति, जिसको इंग्लिश में सर्वे मेथड भी कहा जाता है, और डी ऑप्शन है कार्योत्तर पद्धति, जिसको इंग्लिश में एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड भी कहा जाता है। तो इन चारों विकल्पों में से सही आंसर क्या है आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, कार्योत्तर पद्धति जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड भी कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन नवंबर 2017 में पूछा जा चुका है यूजीसी नेट के एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का एक मुख्य उद्देश्य कौन सा है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन है तथ्यों की व्याख्या में सुधार करना, बी ऑप्शन है अप्रमाणिक संबंधों को समाप्त करना, और सी ऑप्शन है त्रिभुजीकरण प्रमाणित करना, और डी ऑप्शन दिया गया है नए चर का सूत्रपात करना। तो इन चारों विकल्पों में से आपको सही आंसर बताना है। प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का एक मुख्य उद्देश्य कौन सा है इन चारों विकल्पों में से। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अप्रमाणिक संबंधों को समाप्त करना जो है अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का एक मुख्य उद्देश्य होता है। आपको याद रखना है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि घटनाजन्य अनुसंधान शब्द किस प्रक्रिया के साथ जुड़ा हुआ है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन है गुणात्मक अनुसंधान के साथ, बी ऑप्शन है भिन्नता के विश्लेषण से, सी ऑप्शन है सह संबंध अध्ययन से, और डी ऑप्शन है संभाव्य न्याय दर्शों के चयन से। तो इन चारों विकल्पों में से सही आंसर क्या है आपको बताना है। देखिए इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, गुणात्मक अनुसंधान के साथ। यहाँ प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि घटनाजन्य अनुसंधान शब्द किस प्रक्रिया के साथ जुड़ा है, तो गुणात्मक अनुसंधान के साथ जो है यह जुड़ा है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा अनुसंधान दृष्टिकोण कारकों के मध्य में संबंध स्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कारण तुलनात्मक, बी ऑप्शन है प्रायोगिक, और सी ऑप्शन है सह संबंधात्मक, और डी ऑप्शन है वर्णनात्मक। तो इन चारों विकल्पों में से आपको यह बताना है कि कौन सा अनुसंधान दृष्टिकोण कारकों के मध्य में संबंध स्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रायोगिक। तो यह जो है आपका अनुसंधान दृष्टिकोण कारकों के मध्य में संबंध स्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त है, आपको इसे याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा जा रहा है कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी विषयों में अनुसंधान की महत्वपूर्ण पूर्वकांक्षाएं वस्तुएं हैं, इन चारों विकल्पों में से बताना है कि महत्वपूर्ण पूर्वकांक्षित वस्तुएं कौन सी है। देखिए यहाँ पर पहला जो ऑप्शन दिया गया है प्रयोगशाला कौशल, अभिलेख, पर्यवेक्षक और विषय, और बी ऑप्शन दिया गया है पर्यवेक्षक, विषय, महत्वपूर्ण विश्लेषण और धैर्य, और सी ऑप्शन दिया गया है अभिलेखागार और पर्यवेक्षक, विषय और सोच में लचीलापन, और डी ऑप्शन है विषय, पर्यवेक्षक, अच्छा स्वभाव और पूर्वग्राह विचार। तो बताना है आपको इन चारों विकल्पों में से कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकीय विषयों में अनुसंधान की महत्वपूर्ण पूर्वकांक्षित वस्तुएं कौन सी है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, पर्यवेक्षक, विषय, महत्वपूर्ण विश्लेषण और धैर्य। ये सभी जो है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और मानविकीय विषयों में अनुसंधान की महत्वपूर्ण पूर्वकांक्षित वस्तुएं होती हैं, आपको याद रख लेना है। यहाँ पर ऑप्शन बी क्या है हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुसंधान में पुस्तकें और अभिलेख तथ्यों के प्राथमिक स्रोत होते हैं, इन चारों में से बताना है आपको। पहला जो ऑप्शन है ऐतिहासिक अनुसंधान, बी ऑप्शन है भागीदारी अनुसंधान, और सी ऑप्शन है नैदानिक अनुसंधान, और डी ऑप्शन है प्रयोगशाला अनुसंधान। तो
इन चारों विकल्पों में से कौन सा आंसर सही है? देखिए इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ऐतिहासिक अनुसंधान। प्रश्न में क्या पूछा गया था कि इन चारों विकल्पों में से किस अनुसंधान में पुस्तकें और अभिलेख तथ्यों के प्राथमिक स्रोत होते हैं? तो ऐतिहासिक अनुसंधान में ये होते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा जा रहा है कि अनुसंधान का वह प्रकार है जो कि उपकल्पना और सिद्धांतों का इसलिए परीक्षण करता है ताकि यह समझाया जा सके कि घटना क्यों और कैसे घटित होती है। तो इस प्रश्न के संदर्भ में यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं और आपको सही आंसर बताना है। पहला जो ऑप्शन है यहाँ पर बताया जा रहा है यहाँ पे वर्णनात्मक अनुसंधान, दूसरा ऑप्शन है भविष्य सूचक अनुसंधान, और सी ऑप्शन है व्याख्यात्मक अनुसंधान, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, व्याख्यात्मक अनुसंधान। प्रश्न में क्या पूछा गया एक बार इसको आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि कौन सा अनुसंधान का वह प्रकार है जो कि उपकल्पना और सिद्धांत का इसलिए परीक्षण करता है ताकि यह समझाया जा सके कि घटना क्यों और कैसे घटित होती है। तो ये व्याख्यात्मक अनुसंधान में होता है, आपको इसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि मौलिक अनुसंधान कौन सी क्षमता को दर्शाता है? इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला जो ऑप्शन है नए विचारों का संश्लेषण करना, बी ऑप्शन है नए सिद्धांतों की व्याख्या करना, और सी ऑप्शन है अनुसंधान के विषय में मौजूद सामग्री का मूल्यांकन करना, और डी ऑप्शन है विभिन्न विषयों के बारे में मौजूद साहित्य का अध्ययन करना। तो इन चारों विकल्पों में से आपको यह बताना है कि मौलिक अनुसंधान कौन सी क्षमता को दर्शाता है इन चारों विकल्पों में से। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, नए सिद्धांतों की व्याख्या करना। इसको जो है मौलिक अनुसंधान जो है दर्शाता है, आपको याद रखना है। मौलिक अनुसंधान कौन सी क्षमता को दर्शाता है? तो नए सिद्धांतों की व्याख्या करने को जो है दर्शाता है, आपको याद रखना है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर इस प्रश्न का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा जा रहा है कि अध्ययन का खोजपूर्ण, वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक या भविष्य सूचक अनुसंधान में वर्गीकरण किस पर आधारित है? इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन है तर्क पर आधारित है, बी ऑप्शन है परिणाम पर आधारित है, सी ऑप्शन है प्रक्रिया पर आधारित है, और डी ऑप्शन है उद्देश्य पर आधारित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उद्देश्य पर आधारित है। प्रश्न में यही पूछा गया है कि अध्ययन का खोजपूर्ण, वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक या भविष्य सूचक अनुसंधान में वर्गीकरण किस पर आधारित होता है? तो यह उद्देश्य पर आधारित होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित अनुसंधान विधियों में से कारणता के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण कौन सा है? इन चारों विकल्पों में से पूछा जा रहा है। पहला जो ऑप्शन है प्रायोगिक, जिसको इंग्लिश में एक्सपेरिमेंटल भी कहते हैं, बी ऑप्शन है कारण तुलनात्मक, जिसको कैजुअल कॉम्पैरेटिव कहा भी जाता है यहाँ पर इंग्लिश में, इसको याद रखिएगा, और सी ऑप्शन है सहसंबंधात्मक, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों विकल्पों में से सही आंसर क्या है आपको बताना है इस प्रश्न के संदर्भ में। देखिए इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा प्रश्न नंबर 13 का वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रायोगिक, जिसको इंग्लिश में एक्सपेरिमेंटल कहा जाता है। प्रश्न में यही पूछा जा रहा था आप सभी से कि कौन सा अनुसंधान विधियों में कारणता के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण जो है कौन सा है? तो एक्सपेरिमेंटल, इसको याद रखिएगा, प्रायोगिक जिसको हिंदी में बोलते हैं। ये ऑप्शन हमारा इस प्रश्न के संदर्भ में सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए, अगर आपको लगता है उसमें डाउट है या कुछ समस्या हो रही तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें पूछा जा रहा है कि केस अध्ययन की सबसे बड़ी सीमा कौन सी है? इन चारों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन है कुछ ही विषय हैं जिनके लिए यह उपयुक्त होती है, बी ऑप्शन इनमें कोई नियंत्रण समूह नहीं है, और सी ऑप्शन दिया गया है इसमें एक बड़े न्यायाधीश की आवश्यकता होती है, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों विकल्पों में से जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, इनमें कोई नियंत्रण समूह नहीं है। ये जो है आपका केस अध्ययन की सबसे बड़ी सीमा
होती है आपको याद रखना है। यहाँ प्रश्न में यही पूछा गया है, केस अध्ययन जिसको इंग्लिश में केस स्टडी भी कहा जाता है, तो केस अध्ययन की सबसे बड़ी सीमा कौन सी है? तो इनमें कोई नियंत्रण समूह नहीं है। ये जो है केस स्टडी की सबसे बड़ी सीमा कौन सी है? यही होती है, आपको याद रखना है। यहाँ पे डाउट नहीं आपको होना चाहिए या क्वेश्चन को लेकर आपको परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने इस तरीके से आपको बताया ताकि आपको क्लियर हो सके। क्वेश्चन को मैं 1 से 2 बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन से आप आंसर को रिलेट कर पाए। इसके बाद भी अगर आपको डाउट होता है तो जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुसंधान विधि को नियंत्रित अवलोकन कहा जा सकता है। यहाँ पर आपको ये बताना है, टाइप में मिस्टेक है, यहाँ पे कहाँ होगा, कहा जा सकता है। पहला जो ऑप्शन है इस प्रश्न का, ऐतिहासिक अनुसंधान को, बी ऑप्शन है दार्शनिक अनुसंधान को, सी ऑप्शन है क्षेत्र प्रयोग को, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्र प्रयोग को। प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सी अनुसंधान विधि को नियंत्रित अवलोकन कहा जा सकता है। तो क्षेत्र प्रयोग अनुसंधान विधि को जो है नियंत्रित अवलोकन कहा जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा क्या है, राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 16 या 16। इसमें पूछा जा रहा है कि क्षेत्र कार्य पर आधारित अनुसंधान को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है, इन चारों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन है अनुभव सिद्ध, बी ऑप्शन दिया गया है ऐतिहासिक, और सी ऑप्शन है प्रायोगिक, और डी ऑप्शन है जीवनिक। तो इन चारों विकल्पों में से आपको ये बताना है कि क्षेत्र कार्य पर आधारित अनुसंधान को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन चारों विकल्पों में से सही आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुभव सिद्ध के आधार पे जो है इसको वर्गीकृत किया गया है। आपको याद रखना है किसको, क्षेत्र कार्य पर आधारित अनुसंधान को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो अनुभव सिद्ध के आधार पे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एम्पेरिकल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुदैर्ध्य अभिकल्प नहीं है, इन चारों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन है पैनल, बी ऑप्शन है क्रॉस सेक्शनल, और सी ऑप्शन है प्रवृत्ति, और डी ऑप्शन है ए और सी दोनों सही है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्रॉस सेक्शनल जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा एक अनुदैर्ध्य अभिकल्प नहीं है, तो क्रॉस सेक्शनल जो है अनुदैर्ध्य अभिकल्प नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जब एक शोधकर्ता आश्रित चरों के साथ शुरुआत करता है और फिर पीछे की ओर कदम बढ़ाता है तो उसे क्या कहा जाता है, इन चारों में से बताना है। पहला जो यहाँ पर ऑप्शन है भावी सूचक अनुसंधान, बी ऑप्शन है पूर्वव्यापी अनुसंधान, और सी ऑप्शन है खोजपूर्ण अनुसंधान, और डी ऑप्शन है वर्णनात्मक अनुसंधान। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, पूर्वव्यापी अनुसंधान। प्रश्न में क्या पूछा गया है कि जब एक शोधकर्ता आश्रित चरों के साथ शुरुआत करता है और फिर पीछे की ओर कदम बढ़ाता है तो उसे क्या कहा जाता है, पूर्वव्यापी अनुसंधान इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें पूछा जा रहा है कि जांचकर्ताओं के द्वारा प्रभाव का पता लगाने के प्रयास को क्या कहा जाता है, इन चारों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन है सर्वेक्षण अनुसंधान, बी ऑप्शन है पूर्वव्यापी कार्योत्तर अनुसंधान, और सी ऑप्शन है ऐतिहासिक अनुसंधान, और डी ऑप्शन है योगात्मक अनुसंधान। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, पूर्वव्यापी कार्योत्तर अनुसंधान, जिसको इंग्लिश में एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च भी कहा जाता है। प्रश्न में क्या पूछा गया था कि जांचकर्ताओं के द्वारा प्रभाव का पता लगाने के प्रयास को क्या कहा जाता है, तो इसको जो है पूर्वव्यापी कार्योत्तर अनुसंधान कहा जाता है। इंग्लिश में एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च भी कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें पूछा जा रहा है कि प्रयोगात्मक विधि का सार है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि कौन सा प्रयोगात्मक विधि का सार है।
पहला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, सह संबंध गुणांक के संबंध में कार्ल पियर्सन का सही गणना करना। बी ऑप्शन है, विषयों से उनके व्यक्तिपरक अनुभव के बारे में प्रत्यक्ष रिपोर्ट प्राप्त करना। और सी ऑप्शन है, सावधानी पूर्वक परिमाण लेना और रिकॉर्ड रखना। डी ऑप्शन है, कारण और प्रभाव संबंध की पहचान करने के लिए नियंत्रण का उपयोग करना। तो इन चारों विकल्पों में से इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? देखिए, इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, कारण और प्रभाव संबंध की पहचान करने के लिए नियंत्रण का उपयोग करना। प्रश्न में ये पूछा गया कि प्रयोगात्मक विधि का सार क्या है, तो कारण और प्रभाव संबंध की पहचान करने के लिए नियंत्रण का उपयोग करना, ये जो है प्रयोगात्मक विधि का सार होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से अनुसंधान प्रतिमान वास्तविकता के व्यवहारिक दृष्टिकोण पर आधारित होते हैं? इन चारों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन है, मात्रात्मक अनुसंधान, बी है गुणात्मक अनुसंधान, सी है मिश्रित अनुसंधान और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित अनुसंधान। प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि इन चारों विकल्पों में से कौन से अनुसंधान प्रतिमान जो है वास्तविकता के व्यवहारिक दृष्टिकोण पर आधारित होता है, तो मिश्रित अनुसंधान जो है आधारित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से अनुसंधान प्रतिमान अपने निष्कर्षों के सामान्यीकरण के बारे में ज़्यादा चिंतनशील नहीं है? इन चारों विकल्पों में से पहला जो ऑप्शन है, मात्रात्मक अनुसंधान, बी है गुणात्मक अनुसंधान, सी है मिश्रित अनुसंधान और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, गुणात्मक अनुसंधान। प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि इन चारों विकल्पों में से कौन से अनुसंधान प्रतिमान अपने निष्कर्षों के सामान्यीकरण के बारे में ज़्यादा चिंतनशील नहीं है, यानी कि ज़्यादा चिंतित नहीं होता है। तो गुणात्मक अनुसंधान जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक अनुसंधान का सबसे अच्छा वर्णन है? इन चारों में से बताना है कि मात्रात्मक अनुसंधान का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा है। पहला जो ऑप्शन है, गैर संख्यात्मक तथ्यों का संग्रह करना शोधकर्ता द्वारा, बी ऑप्शन है, निरूपित उपकल्पनाओं की पुष्टि करने का प्रयास करना, सी ऑप्शन है खोजपूर्ण अनुसंधान और डी ऑप्शन है अनुसंधान जो कि नए सिद्धांतों को स्थापित करने का प्रयास करता है। देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुसंधान जो कि नए सिद्धांतों को स्थापित करने का प्रयास करता है। तो इस प्रश्न में यही पूछा जा रहा था कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा मात्रात्मक अनुसंधान का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो ऑप्शन डी, यहाँ पर आपको इसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से प्रायोगिक अनुसंधान के संदर्भ में सामान्य लक्षण हैं? इन चारों में से बताना था। पहला जो ऑप्शन है, यह मुख्य रूप से संख्यात्मक तथ्यों के संग्रह पर निर्भर करता है, बी ऑप्शन है, यह कारण और प्रभाव के बारे में महत्वपूर्ण ज्ञान को उत्पन्न करता है, सी ऑप्शन है, यह निगमनात्मक वैज्ञानिक विधि का उपयोग करता है और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। तो देखिए, इस प्रकार के भी कई सारे प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। 3 जो ऑप्शन होते हैं आपके राइट होते हैं और लास्ट में आपको दे दिया जाता है ऑप्शन डी में उपरोक्त में से सभी। तो जब तीनों ऑप्शन आपके राइट हैं प्रश्न के अकॉर्डिंग और लास्ट में उपरोक्त में से सभी ऑप्शन दिया गया है, तो आपको इसी को ट्रिक लगाना है, तभी आपका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान कारण और प्रभावों के संबंधों को अस्तित्व के बारे में, जो संबंधों के अस्तित्व के बारे में सबसे मजबूत सबूत प्रदान करने के लिए उपयुक्त है। प्रश्न इस प्रकार से है। इसके लिए पहला जो ऑप्शन दिया गया है, गैर प्रायोगिक अनुसंधान, बी ऑप्शन है प्रायोगिक अनुसंधान और सी ऑप्शन है ऐतिहासिक अनुसंधान और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रायोगिक अनुसंधान। प्रश्न में क्या पूछा गया था कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा अनुसंधान कारण और प्रभाव के संबंधों के
अस्तित्व के बारे में सबसे मजबूत सबूत प्रदान करने के लिए उपयुक्त होता है? तो प्रायोगिक अनुसंधान जो है सबसे मजबूत सबूत प्रदान करने के लिए उपयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से अनुसंधान में शोधकर्ता एक स्थिति के लिए गुणात्मक प्रतिमान और दूसरी स्थिति के लिए मात्रात्मक प्रतिमान का उपयोग करता है? इन चारों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन है क्रियात्मक अनुसंधान, बी है मूल अनुसंधान, और सी ऑप्शन दिया गया यहाँ पे मात्रात्मक अनुसंधान, और डी ऑप्शन है मिश्रित विधि अनुसंधान। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, मिश्रित विधि अनुसंधान। प्रश्न में क्या पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से कौन से अनुसंधान में शोधकर्ता एक स्थिति के लिए गुणात्मक प्रतिमान और दूसरी स्थिति के लिए मात्रात्मक प्रतिमान का उपयोग करता है? तो ये मिश्रित विधि अनुसंधान के अंतर्गत वो करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान अतीत के रूप में किसी घटना को समझने के लिए किया जाता है? आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन है प्रायोगिक अनुसंधान, बी ऑप्शन है ऐतिहासिक अनुसंधान, सी ऑप्शन है पुनरावृत्ति अनुसंधान, और डी ऑप्शन है अभिलेखीय अनुसंधान। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ऐतिहासिक अनुसंधान। प्रश्न में क्या पूछा गया था कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा अनुसंधान अतीत के रूप में यानी कि पास्ट के रूप में किसी घटना को समझने के लिए किया जाता है? तो ऐतिहासिक अनुसंधान जो है इस संदर्भ में किया जाता है। आपको याद रखना है जो पास्ट में घटनाएं घटित हो चुकी हैं उनको जानने के लिए ऐतिहासिक अनुसंधान किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से प्रकार की शोध स्थानीय समस्याओं के लिए उपयोग में लाई जाती है? तो इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला जो ऑप्शन है क्रियात्मक अनुसंधान, बी ऑप्शन है मूल अनुसंधान, और सी ऑप्शन है भावी सूचक अनुसंधान, और डी ऑप्शन है अनुदैर्ध्य अनुसंधान। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, क्रियात्मक अनुसंधान जो है आपका स्थानीय समस्याओं के लिए उपयोग में लाई जाती है। यानी कि देखिए तत्कालिक समस्याएं अगर कोई होती हैं, तुरंत कोई घटना घटित होती हैं और उसके समाधान के लिए कौन सा रिसर्च किया जाता है? तो क्रियात्मक रिसर्च किया जाता है या क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है, जिसको इंग्लिश में एक्शन रिसर्च भी कहा जाता है। और इस प्रश्न के संदर्भ में जो है ये सही हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि इन चारों विकल्पों में से कौन से प्रकार की शोध स्थानीय समस्याओं के लिए उपयोग में लाई जाती है? तो स्थानीय समस्याओं की अगर बात होगी और कौन सा रिसर्च होता है उसके अंतर्गत, तो क्रियात्मक अनुसंधान जो है आपको ट्रिक लगाना है। अंग्रेजी में अगर पता है तो एक्शन रिसर्च आपको ट्रिक लगाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि आधार वाक्यों के समूह से निष्कर्ष निकालने को किस प्रकार का तर्क कहा जा सकता है? इन चारों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन है बुद्धिवाद, बी ऑप्शन है निगमनात्मक, सी ऑप्शन है आगमनात्मक, और डी ऑप्शन है संभाव्य। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, आगमनात्मक। प्रश्न में क्या पूछा गया था? आधार वाक्यों के समूह से निष्कर्ष निकालने को किस प्रकार का तर्क कहा जा सकता है? तो आगमनात्मक तर्क इसको कहा जाता है। इंग्लिश में इसको इंडक्टिव मेथड्स भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान विभिन्न लोगों के लिए एक ही चर का उपयोग करके निष्कर्षों की जांच करता है? इन चारों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन है अन्वेषण, बी ऑप्शन है परिकल्पना, सी ऑप्शन है पुनरावृत्ति, और डी ऑप्शन है अनुभववाद। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, पुनरावृत्ति। प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा अनुसंधान विभिन्न लोगों के लिए एक ही चर का उपयोग करके निष्कर्षों की जांच करता है? तो पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब फिर से उसकी जांच करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रमाणिक दृष्टिकोण विधि है? इन चारों विकल्पों में से पहला जो ऑप्शन है निगमनात्मक विधि, बी ऑप्शन है आगमनात्मक विधि, सी ऑप्शन है परिकल्पना विधि, और डी ऑप्शन है प्रतिरूप विधि। देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, निगमनात्मक विधि। तो ये जो है आपका प्रमाणिक दृष्टिकोण विधि माना जाता है, निगमनात्मक विधि, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32।
इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि अनुसंधान में उत्पादक दृष्टिकोण की वैज्ञानिक विधि है। चारों में से पहला जो ऑप्शन है निगमनात्मक विधि, बी ऑप्शन है आगमनात्मक विधि, सी ऑप्शन है परिकल्पना विधि और डी ऑप्शन है प्रतिरूप विधि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, आगमनात्मक विधि जो है इस प्रश्न का हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है यहाँ पे कि चित्रांकन निष्कर्ष की कौन सी विधि जनसंख्या के प्रत्येक उदाहरण के अवलोकन पर आधारित होती है। इन चारों में से पहला जो ऑप्शन इसके संदर्भ में दिया गया वैज्ञानिक विधि, बी ऑप्शन है निगमनात्मक विधि और सी ऑप्शन है आगमनात्मक विधि और डी ऑप्शन है द्वंद्वात्मक विधि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, निगमनात्मक विधि। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा, निगमनात्मक विधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा आप मुझे कि निगमनात्मक किसको कहते हैं और आगमनात्मक विधि किसको कहते हैं। कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जवाब आप जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 34 है। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे सिद्धांत या स्पष्टीकरण की विशेषता नहीं है। इन चारों में से पहला जो ऑप्शन है मितव्ययी, बी ऑप्शन है परीक्षण योग्य, सी ऑप्शन है यह विभिन्न स्थितियों में लागू करने के लिए पर्याप्त है और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सी अच्छे सिद्धांत या स्पष्टीकरण की विशेषता नहीं है, तो उपरोक्त में से सभी जो है इसकी विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक विधि इन चरणों का अनुसरण करती है। देखिए इस प्रश्न के संदर्भ में यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही होगा उसके संदर्भ में आपको बताना है। क्वेश्चन में यहाँ पहला दिया गया है अवलोकन प्रदत्त और यहाँ पे दूसरा दिया गया प्रतिरूप और यहाँ पे तीसरा दिया गया सिद्धांत। तो आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से कि कौन सी वैज्ञानिक विधि इन चरणों का अनुसरण करती है। तो इन चारों में से कौन सी वैज्ञानिक विधि इन तीनों चरणों का अनुसरण करती है। पहला है आगमनात्मक, बी है निगमनात्मक और सी है ऊपर से नीचे और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको सही आंसर बताना है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, आगमनात्मक यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सी वैज्ञानिक विधि इन चरणों का अनुसरण करती है। तो आगमनात्मक विधि जो है इन तीनों चरणों का अनुसरण करती है, अवलोकन, प्रतिरूप और सिद्धांत। यहाँ पर ये जो है राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुष्टि दृष्टिकोण की वैज्ञानिक विधि है। इन चारों में से पहला जो ऑप्शन है निगमनात्मक विधि, बी ऑप्शन है आगमनात्मक विधि और सी ऑप्शन है परिकल्पना विधि और डी ऑप्शन है प्रतिरूप विधि। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, निगमनात्मक विधि। निगमनात्मक विधि इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसको सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान के परिप्रेक्ष्य संबंध किया जा सकता है। इन चारों में से पहला जो ऑप्शन है कारण अनुसंधान, बी ऑप्शन है अनुभवजन्य अनुसंधान और सी ऑप्शन है सहसंबंधात्मक अनुसंधान और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुभवजन्य अनुसंधान। प्रश्न में क्या पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से किसको सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान के परिप्रेक्ष्य के संबंध में किया जा सकता है। तो अनुभवजन्य अनुसंधान को इस परिप्रेक्ष्य में किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक विधि परीक्षण परिकल्पना पर केंद्रित सिद्धांतों से विकसित होती है। इन चारों में से पहला जो ऑप्शन है निगमनात्मक विधि, बी ऑप्शन है आगमनात्मक विधि और सी ऑप्शन है परिकल्पना विधि और डी ऑप्शन है प्रतिरूप विधि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, निगमनात्मक विधि। प्रश्न में क्या पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सी वैज्ञानिक विधि परीक्षण परिकल्पना पर केंद्रित सिद्धांतों से विकसित होती है। तो निगमनात्मक विधि ये क्या होता है, सामान्य से विशेष की तरफ जाता है और आगमनात्मक में विशेष से सामान्य की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। इसमें पूछा जा रहा है कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक पद्धति
नई परिकल्पना और सिद्धांतों को उत्पन्न करने पर केंद्रित होती है इन चारों में से? पहला जो ऑप्शन है निगमनात्मक विधि, बी है आगमनात्मक विधि और सी ऑप्शन है दोनों, ए और बी दोनों सही है, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, आगमनात्मक विधि। प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सी वैज्ञानिक पद्धति नई परिकल्पना और सिद्धांतों को उत्पन्न करने पर केंद्रित होती है? तो आगमनात्मक विधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। इसमें पूछा जा रहा है कि शोधकर्ता के लिए कारण संबंध में कौन सी अनुसंधान विधि सबसे उपयुक्त है इन चारों में से? पहला जो है प्रयोगात्मक विधि, बी ऑप्शन है व्यक्तिगत अध्ययन, सी ऑप्शन है सहसंबंधात्मक अध्ययन और डी ऑप्शन है प्राकृतिक अवलोकन। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रयोगात्मक विधि। प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि शोधकर्ता के लिए कारण संबंध में कौन सी अनुसंधान विधि सबसे उपयुक्त है? तो अगर कोई शोधकर्ता है और कारण संबंध के बारे में अगर वो बात करता है तो उसके लिए सबसे परफेक्ट जो है अनुसंधान विधि प्रयोगात्मक अनुसंधान विधि होगी, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। इसमें पूछा जा रहा है कि एक क्षेत्र प्रयोग को किस संदर्भ में लिया जाता है इन चारों में से? पहला जो ऑप्शन है वास्तविक संसार के रूप में, बी ऑप्शन है प्रयोगशाला के रूप में, सी ऑप्शन है वास्तविक संसार और प्रयोगशाला दोनों में और डी ऑप्शन है प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक संसार के रूप में। प्रश्न में क्या पूछा गया कि एक क्षेत्र प्रयोग को किस संदर्भ में लिया जाता है? कोई क्षेत्र है और उसे प्रयोग के संदर्भ में लिया जाता है तो किस रूप में लिया जाता है? तो वास्तविक संसार के रूप में उसको लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। इसमें पूछा जा रहा है कि वैज्ञानिक विधि की विशेषताओं को अनिवार्य रूप से किस में शामिल किया जाता है इन चारों में से? जो ऑप्शन है केवल प्रयोगशाला प्रयोगों में, बी ऑप्शन है नियंत्रित अवलोकन में, सी ऑप्शन है विश्लेषण तैयार करने में और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, नियंत्रित अवलोकन में। प्रश्न में क्या पूछा गया है कि वैज्ञानिक विधि की विशेषताओं को अनिवार्य रूप से किस में शामिल किया जाता है? तो नियंत्रित अवलोकन में जो है इसको शामिल किया जाता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। इसमें पूछा जा रहा है कि एक सहसंबंधी अध्ययन क्या निर्धारित करता है इन चारों विकल्पों में से? पहला जो ऑप्शन है स्वतंत्र और आश्रित चरों के बीच के संबंध को, बी ऑप्शन है प्रतिभागी पर पर्यवेक्षक का प्रभाव को और सी ऑप्शन है कारण और प्रभाव का संबंध और डी ऑप्शन है दो घटनाओं के बीच का संबंध। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, दो घटनाओं के बीच का संबंध। प्रश्न में क्या पूछा गया कि एक सहसंबंधी अध्ययन क्या निर्धारित करता है? तो दो घटनाओं के बीच के संबंध को जो है एक सहसंबंधी अध्ययन निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसको गुणात्मक अनुसंधान का विशेष गुण माना गया है इन चारों विकल्पों में से? पहला जो ऑप्शन है निगमनात्मक होना, बी ऑप्शन है आगमनात्मक होना, सी ऑप्शन है प्रेरक होना और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, आगमनात्मक होना। प्रश्न में क्या पूछा गया कि इन चारों विकल्पों में से किसको गुणात्मक अनुसंधान का विशेष गुण माना गया है? तो आगमनात्मक होना जो है इसको विशेष गुण माना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुसंधान विधि सिद्धांत सृजन से संबंधित है? इन चारों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन है आगमनात्मक अनुसंधान, बी है निगमनात्मक अनुसंधान और सी है दोनों प्रेरक और निगमनात्मक, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, आगमनात्मक अनुसंधान जो होता है यह विधि जो है सिद्धांत सृजन से संबंधित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान सिद्धांत के परीक्षण से संबंधित है इन चारों विकल्पों में से? पहला जो ऑप्शन है आगमनात्मक अनुसंधान, बी है निगमनात्मक अनुसंधान और सी है यहाँ पर दोनों प्रेरक और निगमनात्मक और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, निगमनात्मक अनुसंधान। प्रश्न में क्या पूछा गया कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा अनुसंधान सिद्धांत के परीक्षण से संबंधित है? अगर कोई सिद्धांत बना है
तो उसके परीक्षण से संबंधित कौन सा होता है, तो निगमनात्मक अनुसंधान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। इसमें पूछा जा रहा है कि एक गैर सरकारी संस्था ग्राम पंचायत में बच्चों के अभियान के प्रभावों को देखने के लिए अध्ययन का आयोजन करती है। यह एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है इन चारों विकल्पों में से? पहला जो ऑप्शन है वर्णात्मक अध्ययन का, बी ऑप्शन है क्षेत्र प्रयोग का, सी है घटनाओत्तर अनुसंधान का और डी ऑप्शन है ऐतिहासिक अनुसंधान का। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्र प्रयोग का। प्रश्न में क्या पूछा गया है कि एक गैर सरकारी संस्था ग्राम पंचायत में बच्चों के अभियान के प्रभावों को देखने के लिए अध्ययन का आयोजन करती है। यह जो है क्षेत्र प्रयोग का एक उदाहरण होता है, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। इसमें पूछा जा रहा है कि अध्ययन का वर्गीकरण किस खोजपूर्ण वर्णात्मक भावी सूचक अनुसंधान पर आधारित है, यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, पहले ऑप्शन देख लीजिए आप सभी। इसमें पहला जो ऑप्शन है अनुसंधान के तर्क पर, बी ऑप्शन है शोध के परिणाम पर और सी ऑप्शन है अनुसंधान की प्रक्रिया पर और डी ऑप्शन है अनुसंधान के विषय पर। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुसंधान के विषय पर। प्रश्न में क्या पूछा गया है यहाँ पर? प्रश्न में यही पूछा गया है कि अध्ययन का वर्गीकरण किस खोजपूर्ण वर्णात्मक और यहाँ पर विश्लेषणात्मक होगा। यहाँ पे ये टाइप हो गया गलत, ये यहाँ पर होना चाहिए वर्णात्मक और विश्लेषणात्मक और उसके बाद होगा भावी सूचक अनुसंधान पर आधारित है। तो इसमें जो ये है आपका अनुसंधान के विषय पर, ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। इसमें पूछा जा रहा है कि एक दीर्घकालिक अनुसंधान अध्ययन को क्या कहा जाता है इन चारों विकल्पों में से? जो लंबे काल तक यानी लंबे समय तक जो रिसर्च चलता है या अनुसंधान चलता है तो उसको क्या कहा जाता है इन चारों विकल्पों में से? पहला जो ऑप्शन है क्रॉस अनुभागीय अनुसंधान, बी है अनुदैर्ध्य अनुसंधान, सी है अनुसंधान विधि, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुदैर्ध्य अनुसंधान। प्रश्न में ये पूछा गया कि एक दीर्घकालिक अनुसंधान अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो दीर्घकालिक समय तक अनुसंधान चलता है उसको अनुदैर्ध्य अनुसंधान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 50 में कि अनुदैर्ध्य और क्रॉस अनुभागीय अनुसंधान के बीच का मुख्य अंतर क्या है? पहला जो ऑप्शन है आंकड़ों के संग्रह की आवृत्ति, बी ऑप्शन है प्राथमिक बनाम माध्यमिक, सी ऑप्शन है शोधकर्ता की योग्यता और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, आंकड़ों के संग्रह की आवृत्ति। प्रश्न में क्या पूछा गया था कि अनुदैर्ध्य और क्रॉस अनुभागीय अनुसंधान के बीच मुख्य अंतर क्या होता है? तो आंकड़ों के संग्रह की आवृत्ति जो है इसके बीच का मुख्य अंतर होती है। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्वेश्चन वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, जैसा कि मैं आपको अभी बताया, और उम्मीद भी मैं करता हूं कि जितने भी मैंने प्रश्न आपको कराए वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और इसमें कई सारे ऐसे भी प्रश्न हैं जो कि ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि पहले के एग्जाम में पूछे गए हैं और हो सकता है कि वो क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में रिपीट भी हो जाए, क्योंकि कई ऐसे सारे क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट होते हैं। थोड़े से वर्ड को चेंज कर दिया जाता है लेकिन क्वेश्चन वही रहता है और उसका आंसर भी वही होगा। और एक बात और कि अगर कोई क्वेश्चन आपको गलत भी लगता है या एरर है या मिस्टेक लगता है या उस आपको डाउट होता है तो उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसका रिप्लाई 100% करूंगा। इसके साथ ही साथ जो है किसी और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए, किसी और यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए या किसी और एग्जाम के बारे में आप जानना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में फीडबैक अपना कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर कुछ कमियां हैं तो उसके बारे में भी बताइएगा, मैं जरूर उसे नेक्स्ट वीडियो में कम करने का प्रयास करूंगा। और वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है इस प्रकार से उसको आप प्रेस कर सकते हैं इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की अपडेट्स को पाने के लिए, क्योंकि इस चैनल पे जो है जॉब रिलेटेड अपडेट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। और आप अगर किसी और एग्जाम की तैयारी करें तो इस चैनल को तो भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उस एग्जाम से संबंधित भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है।
तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।